हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस के बारे में क्या प्रोविज़न दिया गया है मुस्लिम लॉ में, उसका फुल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस टॉपिक है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए इसे मैं पार्ट वाइज डिवाइड करती हूँ। पहले में देखेंगे डॉक्ट्रिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्या क्या है इसमें वो। फिर देखेंगे इसका प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो रहा है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि किस तरह से प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ब्रदर में, सिस्टर में, मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड, इस सब में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर्टी का, वो देखेंगे। फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, किस प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसे कैसे सॉल्व करना है वो सब भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे इनहेरिटेंस का पार्ट 1, जिसमें हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन सब क्या क्या है, जनरल रूल्स क्या आ रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। इनहेरिटेंस, जिसमें पहले है जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए क्या है ना कि इस्लामिक कानून में इनहेरिटेंस अर्थात विरासत का बड़ा हिस्सा कुरान पर आधारित है। ज़्यादातर जो हिस्सा है इसका इनहेरिटेंस का वो कुरान पर आधारित है। एक मुस्लिम जो होता है एक मुस्लिम द्वारा उसकी मृत्यु पर छोड़ी गई संपत्ति में से कुछ वस्तु को काटकर जो बचता है वो उसका पैतृक संपत्ति होता है। यानी कि कुछ वस्तु छांट करके, क्या कौन सा वस्तु, जैसे वस्तु हो गया अंतिम संस्कार में जो खर्च लगा है वो पैसा, अदालत से प्रोबेट या प्रशासन के पत्र प्राप्त करने का खर्च जो लगा है वो, एंड मृतक को उसके मृत्यु के 3 महीने के भीतर व्यक्तिगत सेवा के लिए जो भी मजदूरी या ऋण लगा है वो सब पैसा छोड़ करके, मतलब उसमें जितना लगा वो लगा, उसके बाद जो बच जाता है वह उसकी पैतृक संपत्ति है। और यह संपत्ति मूवेबल या इमूवेबल अर्थात चल या अचल कोई भी हो सकता है, चल या अचल, जो हायर्स को हस्तांतरित किया जाता है यानी ट्रांसफ़र किया जाता है हायर्स को। ठीक है, तो ये था इनहेरिटेंस के बारे में। अब इसमें देखते हैं जनरल रूल। जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यानी उत्तराधिकार का सामान्य नियम क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट है, 2-4 है इसमें, यानी 5 होगा शायद। तो फर्स्ट है इसमें इनहेरिटेंस ओपन ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, अर्थात उत्तराधिकार व्यक्ति की मृत्यु पर ओपन होता है, पहले नहीं मिलता है, मृत्यु के बाद मिलता है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बिफोर अ पर्सन नोबडी कैन claim any right in the property on the basis of his being higher apparent or their presumptive। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के मृत्यु से पहले कोई भी, बिफोर डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले कोई भी व्यक्ति उसके उत्तराधिकार होने के आधार पर संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, चाहे वह स्पष्ट या उनके अनुमान के आधार पर ही क्यों न हो। ठीक है, देयरफॉर द relinquishment by an higher apparent of his right of inheritance is invalid under Muslim law। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट आएगा, एक सेकंड, वेस्टेड इनहेरिटेंस। अब वेस्टेड इनहेरिटेंस क्या है, तो ए वेस्टेड इनहेरिटेंस इज द शेयर विच वेस्ट इन एन हायर एट द मोमेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिसीज्ड हुज प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड। वेस्टेड इनहेरिटेंस यानी कि जिसको हिंदी में बोलेंगे निहित विरासत। ठीक है, वेस्टेड इनहेरिटेंस जो होता है वह हिस्सा है जो मृतक की मृत्यु के समय एक वारिस में निहित होता है, जिसकी संपत्ति का दावा किया जा सकता है। ओके, उसकी संपत्ति का दावा किया जा सकता है क्योंकि वो मृत्यु के बाद मिल रहा है। यदि कोई वारिस बंटवारे से पहले मर जाता है, बंटवारा नहीं हुआ है, उससे पहले ही कोई वारिस जो है वो मर गया है, डेथ हो गया है, तो विरासत का हिस्सा जो पहले से ही उसके पास निहित है उसके वारिसों को दिया जाएगा। ऐसा बोला गया है इस वेस्टेड इनहेरिटेंस के रूल में। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है सी में है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व का नियम।
द एक्सपेक्टेंट राइट ऑफ एन हायर एपेरेंट कैन नॉट हायर जो एपेरेंट है कैन नॉट पास बाय सक्सेशन टू हिज हायर नोर कैन इट पास बाय बिक्वेस्ट टू ए लीगैलिटी अंडर हिज विल। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि एक उत्तराधिकारी का स्पष्ट अधिकार, यानी कोई जो उत्तराधिकारी है, ठीक है, उसका स्पष्ट अधिकार है, उसका जो भी स्पष्ट अधिकार है, उसका जो राइट्स बन रहा है, उसके उत्तराधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। यानी उसके बाद जो हायर्स आएंगे उसके द्वारा उसे पारित नहीं किया जाएगा, और ना ही यह उसकी इच्छा के तहत एक उत्तराधिकारी को वसीयत द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक है, छोड़िए, अब हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं इसे। सपोज़ कोई एक्स है, ठीक है, एक्स के दो बेटे हैं, एक तो S1 है, ठीक है, S1 पहला है, S1 का भी बेटा है S1S, ठीक है, ये हो गया फिक्स। एक एक्स है फादर, उसके दो बेटा है, एक है सन S1 और उस S1 का भी एक बेटा है S1S, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि S1 जो है उसका डेथ हो जाता है, यानी एक्स है ही, S1 का डेथ पहले ही हो गया, अर्लियर हो गया, एक्स से पहले ही S की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में उसके बाद क्या हो रहा है कि बाद में कुछ दिन के बाद, 1 मंथ 2 मंथ के बाद या कभी भी उसके बाद एक्स की मृत्यु होती है। एक्स यानी जो उसके फादर हैं वो भी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और उस वक्त अब कौन बच जाता है, तो उसका दूसरा पुत्र जो है S2 वो रह जाता है। उस वक्त उसका दूसरा पुत्र और पहला मृतक पुत्र का पुत्र अर्थात एक्स का जो पौत्र है वो बच गया जीवित में कौन कौन है, पहले एस की डेथ होती है, फिर एक्स की डेथ होती है, अब बच गया S2 एंड S1 का जो पुत्र है, बेटा है, वो बच रहा है। तो इस केस में आप बताइए कि अब प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा, इस सिचुएशन में एक्स की सारी जो एक्स जो है इसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा चला जाएगा S2 के पास। ठीक है, एक्स की सारी प्रॉपर्टी उसके दूसरे पुत्र को ही मिलेगा, और एक्स के पौत्र यानी S1S जो है, जो S1 का बेटा है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पोता अपने पिता, ये जो पोता है एक्स का, वो अपने पिता के हिस्से को उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करने का हकदार नहीं है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि उसके पिता को अपने दादा से कभी प्रॉपर्टी विरासत में मिली ही नहीं। इसे विरासत में कैसे मिलती, इसकी मृत्यु तो हुई नहीं थी उस टाइम, उससे पहले ही इसकी मृत्यु हो गई है, तो इसे कभी विरासत में मिला ही नहीं, और जब इसे नहीं मिला तो इसके बेटा को नहीं मिलेगा, इसके पुत्र को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पिता को अपने दादा से कभी प्रॉपर्टी विरासत में नहीं मिला, इस प्रकार पूर्व मृत पुत्र का पुत्र वारिस नहीं होता है। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को मुस्लिम लॉ में मान्यता नहीं दी गई है, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण और असमान है। आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा ये है, टफ रूल लग रहा है और बहुत ही अन्यायपूर्ण और असमान लग रहा है। यह निश्चित रूप से एक कठोर नियम प्रतीत होता है। ठीक है, एंड इंग्लिश, रोमन एंड हिंदू लॉ से ये बहुत ही डिफरेंट रूल है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी है। पॉइंट शुड बी नोटेड हियर इज डैट पाकिस्तान में भी इस रूल को समाप्त कर दिया गया है। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट रूल आता है यहाँ, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस। इसमें बताया गया है कि वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और वारिस होने का दावा करता है, कोई वारिस है, वही मृत्यु कर दिया है किसी व्यक्ति की, अपने फादर की, तो उस सिचुएशन में मृतक व्यक्ति की संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, चाहे उसकी मृत्यु जानबूझकर हुआ हो या फिर किसी दुर्घटना से हुई हो। ठीक है,
किसी एक्सीडेंटल वजह से भी हुआ हो, चाहे जानबूझकर इंटेंशनली किया हो, फिर भी उसके बेटे को कोई भी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। देखिए एग्ज़ाम्पल है कि यदि कोई आदमी है, उसका बेटा है, आदमी की मृत्यु होती है उसके बेटा की वजह से, चाहे वो एक्सीडेंटल मृत्यु हो, चाहे फिर वो इंटेंशनल मृत्यु क्यों ना हो, तो उसका जो पुत्र है, बेटा है, उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है। बट हालांकि ये जो सिया लॉ है, सुन्नी मुस्लिम लॉ में जितना भी जैसे सुन्नी लॉ है तो उसमें ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन सिया लॉ जो आता है मुस्लिम लॉ में, तो सिया लॉ के तहत वंशानुक्रम में बाधा करने के लिए हत्या जानबूझकर होना चाहिए, ना कि एक्सीडेंटल। यानी कि इस सिया लॉ का मानना है कि वहाँ पे जो ये मर्डर हो रहा है वो इंटेंशनली किया जाना चाहिए, ना कि एक्सीडेंटली गलती से हुआ हो। ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर वो इंटेंशनली कर रहा है मर्डर, तभी वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अपने फादर के प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो ये था डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट है, इसी में नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूशन। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूशन। ओके, यानी कि बहिष्कार का सिद्धांत। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूशन है, इसे हम बहिष्कार का सिद्धांत कहते हैं। नाम से ही आप लोगों को अब पता चल रहा होगा। इस सिद्धांत में 3 नियम का समूह होता है, 3 नियम होता है जो विरासत को नियंत्रित करता है, और कुछ अन्य उत्तराधिकार के अधिमान्य यानी कि प्रिफरेंशियल क्लेम्स होते हैं, उसको भी मान्यता देकर कुछ उत्तराधिकारियों को बाहर करता है। ठीक है। देखिए इसे 1 बाय 1 समझा जा सकता है। इसमें 3 चीज़ दिया हुआ है, एक्सक्लूडेड बाय प्रेजेंस एंड हायर नियरर इन ब्लड एक्सक्लूड अदर्स। 2 चीज़ है यहाँ पे, 3 एक्सक्लूड। फर्स्ट है, देखिए सॉरी, यहाँ देखिए फर्स्ट है एक्सक्लूडेड बाय प्रेजेंस के कारण एक्सक्लूड किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। रुकिए मैं कुछ और भी बताती हूँ इसमें। पहले, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के माध्यम से मृतक से संबंधित है, चूँकि इस सिचुएशन में वो व्यक्ति मृतक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता है, इसलिए इसे इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं, ए है, ए का 2 बेटा है। ठीक है। देखिए कोई ए है, इसका ना 2 बेटा है, एक्स एंड वाई, 2 बेटा आ गया। अब ए जो है, ये ए हो गया। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये ए है, ए की मृत्यु, ये जो एक्स वाई का जो पिता है, पिता की मृत्यु से पहले ही वाई की मृत्यु हो जाती है। ये जो वाई है इसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। पिता की मृत्यु से पहले ही वाई की डेथ हो रही है। तो इस सिचुएशन में एक्स अपने मृतक भाई, ये जो एक्स है ये अपने मृतक भाई वाई के होने के आधार पे, मृतक जो भाई है वाई, उसके भाई होने के आधार पर विरासत का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वाई के साथ एक्स का संबंध उनके पिता के माध्यम से है। पहले तो पिता हैं, तब ना उसका भाई है, तो उसके फादर के माध्यम से यहाँ पे इसका रिलेशन बन रहा है। ठीक है। तो और इसलिए यहाँ ए की जो उपस्थिति बन रही है, यहाँ पे जो ए जो अभी प्रेजेंट है ही, इसलिए एक्स को बाहर किया जाता है। यानी कि एक्स को उस टाइम में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। जिस वक्त वाई की मृत्यु हो रही है उस टाइम में ए का प्रॉपर्टी एक्स को ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ए प्रेजेंट ही है, तो ये क्यों ट्रांसफ़र करेगा, इसलिए। ठीक है। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल। अब इसमें और भी कुछ बातें निकल के आ रही है कि वारिस के प्रत्येक वर्ग की सीमा के भीतर, यानी नियरर ब्लड रिलेशन से अधिक दूरस्थ को बाहर कर देता है। जो ब्लड रिलेशन में नियर नहीं है उसको दूर कर रहे हैं, जो ब्लड रिलेशन से जितना दूर है उसे दूरस्थ किया जाता है, उसे एक्सक्लूड किया जाता है। इसको हम प्रधानता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। इसमें भी एक एग्जाम्पल है, कोई ए है, यहाँ ए का बेटा है पी,
अब पी का भी बेटा है, पी का बेटा है एक्स, ठीक है। तो एक्स हो गया ए का ग्रैंडसन, ए का क्या हो गया ग्रैंडसन। तो देखिए यहाँ क्या है, ए जो है ए के पास सन है पी, तो ए का एक पुत्र है और पी, और उसका भी एक्स का पोता हो गया एक, ये जो एक्स है वो ए का पोता है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पी जो है वो एक्स की कंपैरिजन में पी जो है, ये जो एक्स है, एक्स की कंपैरिजन में पी जो है, पी ए से ज़्यादा नियर है, पी और ए के बीच का रिलेशन जो है ज़्यादा नियर है इन कंपैरिजन टू एक्स। ये कन्फर्म है। तो इसीलिए इसी कारण से एक्स को बाहर किया जाता है, एक्स को प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पहले पी को मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रधानता का सिद्धांत भी हो कह सकते हैं इस चीज़ को हम। थर्ड पॉइंट है इसमें कि ये थर्ड आ रहा है एक्सक्लूड पार्शियली और होली। कहने का मतलब है एक एक्सक्लूडेड पर्सन अर्थात एक बहिष्कृत व्यक्ति दूसरे को पूर्ण या आंशिक रूप से बहिष्कृत कर सकता है। डन। तो यहाँ तक था कि जनरल रूल क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है एक्सक्लूशन का, वो सब, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे हायर्स के बारे में। सुन्नी लॉ में हायर्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है उसे अब देखेंगे। ओके, हायर्स को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये छूटना नहीं चाहिए। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हायर्स के बारे में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मैं बहुत ही क्लियर करके बता रही हूँ, वन बाय वन क्लासीफाई करके फिर उसे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, हायर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखिए हायर्स के बारे में क्या है कि पैतृक संपत्ति सबसे पहले मृतक के रिश्तेदारों के पास जाती है। जो भी उसकी पैतृक संपत्ति उसके रिश्तेदार के पास जाती है, जिन्हें उनके प्रिफरेंशियल क्लेम यानी कि अधिमान्य दावे के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, The heritable property first goes to the relations of deceased whose on the basis of their preferential claim have divided into 3 categories, 3 groups. Okay? तो फर्स्ट है शेयरर। शेयरर को हम लोग कुरानिक हायर्स भी बोलते हैं। देखिए शेयरर्स जो है वो किसे कहेंगे, सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए दे आर द रिलेशंस हुज शेयर हैव्स बीन स्पेसिफिकली फिक्स्ड बाय कुरान। वैसे रिश्ता जिनका इसमें देखिए शेयरर को हम लोग हिंदी में ये हिस्सेदार भी बोलेंगे, ठीक है। तो शेयरर कौन है, वैसा रिश्ता जिनका हिस्सा कुरान के ख़ास तौर पर तय किया गया है। कुरान जो है वो खुद से कुरान में ही बताया गया है कि इसका हिस्सा इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा। तो जिसके बारे में कुरान में लिख दिया गया है कि इतना इतना उसका हिस्सा आएगा, तो वो सब आ गए शेयरर की कैटेगरी में, ठीक है। यह हो गया शेयर। अब शेयरर जो है इसके ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड इसमें आता है रेसिडुअरी। सेकंड क्या है, रेसिडुअरी, ठीक है। रेसिडुअरीज किसे बोलेंगे, तो इन्हें कोई निश्चित हिस्सा नहीं मिलता है। रेसिडुअरीज जो है इसको कोई भी निश्चित जो फिक्स जो हिस्सा है वो नहीं है इसका, यह रेसिड्यू के अनुसार बदलते रहता है। जबकि शेयरर में क्या है, इस शेयरर में क्या था कि कुरान में फिक्स कर दिया गया है, इसको इतना भाग मिलेगा, इसको इतना भाग मिलेगा, इसको इतना, सबका अलग अलग बता दिया गया है। लेकिन रेसिडुअरी में फिक्स नहीं है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब तीसरा है डिस्टेंट किंडेड, यानी कि दूर के नातेदार, जो डिस्टेंट हैं उनका क्या होगा, ठीक है, दूर के रिश्तेदार। तो
तो इस दूर के रिश्तेदार तीसरा कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी हो गया शेयरर, सेकेंड रेसिडुअरी, और थर्ड हो गया डिस्टेंट किंडर, यानी कि दूर के रिश्तेदार। तो दूर के रिश्तेदार में किस तरह से हिस्सा मिलेगा, तो वे ऐसे संबंध हैं जो ना तो हिस्सेदार यानी कि शेयरर और ना ही रेसिडुअरीज हैं। ये जो है वो शेयरर के अंतर्गत भी नहीं है और ये अंतर्गत ही नहीं, इस दोनों में नहीं आता। ये तीसरा कोई अलग है, ठीक है, ये सबसे अलग है। अगर कोई उत्तराधिकार नहीं है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी उत्तराधिकार नहीं है, इसमें नहीं होता, मतलब ये एक तो हो गया शेयरर, दूसरा हो गया रेसिड्यू। शेयरर में कुरान में डिफाइन कर दिया गया इसको इतना इसको इतना। रेसिड्यूअरी में क्या किया, तो इसमें डिफाइन नहीं किया गया, इसमें रेसिड्यू के अनुसार बदलते रहेगा। लेकिन ये डिस्टेंट किंडर जो है ये इन दोनों से अलग है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, ओके। और देखिए, अगर कोई उत्तराधिकार नहीं है, इन तीनों में कोई नहीं है, तो जो मृतक की संपत्ति को सक्सीड कर सके, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मृतक की संपत्ति को सक्सीड कर सके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, सोचिए। तो देखिए, उस सिचुएशन में मृतक की संपत्ति स्टेट गवर्नमेंट को की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई एक ब्रीफ बता दी हूँ मैं, ब्रीफ में तीनों के बारे में। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहले स्केच को हटा देती हूँ मैं। देखिए, कुरानिक यानी कि शेयरर के बारे में जानेंगे। शेयरर में कितने मेल और फीमेल शेयरर कौन कौन है, ये तो जान गए कि शेयरर जो है वो कुरान में शेयरर को डिफाइन किया गया है कि किस तरह से कौन हिस्सा बंटा हुआ है, ये सब हम पहले बता चुके हैं। अब कौन कौन लोग शेयरर के अंतर्गत आ रहे हैं जिसे कुरान में बताया गया है, तो इसमें दे आर 12 इन नंबर, 12 है। मेल की कैटेगरी में वन बाय वन बता रही हूँ। फर्स्ट है मेल शेयरर में आ जाएंगे हस्बैंड, मेल शेयरर में है हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, इससे ऊपर जितना भी जाइए, देखिए एक तो हस्बैंड हो गए, फिर फादर हो गए, ट्रू ग्रैंडफादर हो गए, फिर आते हैं यूटेरियन ब्रदर। तो ये सब आ गए मेल की कैटेगरी में। कितने हुए, 1 2 3 4 है मेल। अब इसके बाद देखेंगे फीमेल का, फीमेल में कौन कौन आ रही हैं। फीमेल शेयरर है वाइफ, मदर, ट्रू ग्रैंड मदर, डॉटर, सन्स डॉटर, अब है सन्स डॉटर, फिर यूटेरियन सिस्टर, फुल सिस्टर, अब है कंजेन्यून सिस्टर एट्सेट्रा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उधर 4 था और इधर 8 है, ठीक है। तो 12 टोटल नंबर 12 हो गया शेयरर का। तो यहाँ पे कितना, वाइफ है, मदर है, ट्रू ग्रैंड मदर है, डॉटर है, सन्स डॉटर है, यूटेरियन सिस्टर है, फुल सिस्टर है, कंजेन्यून सिस्टर है। तो ये सब आ गई इसमें शेयरर में, शेयरर बन गई है यहाँ पे फीमेल शेयरर। और इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे मेल शेयरर। तो ये लोग कुरानिक हायर्स हैं, ठीक है, जिनका जो हिस्सा है वो फिक्स होता है। अब देखिए, अब इसमें अकॉर्डिंग टू मुल्ला के अनुसार प्राइमरी हायर्स जो है वो 6 नंबर है, 6 है उसमें प्राइमरी हायर्स, ठीक है। फादर, जिसमें आती हैं फादर, मदर, सन, डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए मुल्ला जो है, इससे पहले देखिए कुरान के अनुसार किस तरह से शेयरर डिवाइड किया गया है। अब मुल्ला भी अपना कुछ दिए हैं। मुल्ला के अनुसार प्राइमरी हायर 2 पार्ट में बांटा गया हायर्स को, प्राइमरी हायर एंड सब्स्टिट्यूट हायर, करस्पॉन्डिंग जो हायर होंगे वो, ठीक है। तो प्राइमरी हायर में आ जाएंगे फादर, मदर, डॉटर, फादर, मदर, डॉटर और हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये सब हो गए प्राइमरी हायर। उसके अलावा करस्पॉन्डिंग हायर्स हैं, वो हैं चाइल्ड ऑफ ए सन, ट्रू ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंड मदर। ये लोग हो गए करस्पॉन्डिंग बोलिए या सब्स्टिट्यूट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग हायर्स, प्राइमरी हायर्स, ओके। प्राइमरी हायर्स आर द मोस्ट फेवर्ड हायर that are always entitled to some share of the inheritance, okay.
देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटी मैरिड, अनमैरिड या विडो है। यदि मृतक व्यक्ति की 2 विडो बची है तो दोनों को कलेक्टिवली प्रॉपर्टी मिलेगा, दोनों को सामूहिक रूप से संपत्ति की प्राप्ति होगी। उस वक्त अगर गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और वह जिंदा जन्म लेता है तो वह मृतक व्यक्ति के संपत्ति में हकदार है। ओके, तो ये सब था शेयरर के लिए, ठीक है, इतना था शेयरर के लिए प्रोविज़न। अब देखेंगे हम लोग रेसिड्यूअरी। नेक्स्ट है रेसिड्यूअरीज। देखिए रेसिड्यूअरीज में पहले हमें जानना चाहिए कि किसको बोलेंगे। दे आर ऑल मेल एग्नेट्स, डिसेंडेंट्स, एसेंडेंट एंड कोलेटरल्स एंड ओनली 4 फीमेल who are sharer but are converted into residuaries in some cases। वे सभी मेल एग्नेट्स, चाहे वो डिसेंडेंट हो, एसेंडेंट हो या कोलेटरल हो, और केवल 4 महिलाएं जो हिस्सेदार तो है, बट सम केसेस, कुछ केस ऐसा भी होता है जिसमें ये लोग रेसिड्यूअरीज में कन्वर्ट हो जाती है, शेयरर से रेसिड्यूअरीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब देखेंगे 1 बाय 1 कि एसेंडेंट, डिसेंडेंट और कोलेटरल के कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं एग्नेट में। तो डिसेंडेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट है सन, सन्स, सन, हाउ, इससे नीचे आप जितना भी जाए, सन 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 सन, इस तरह से आप जितना भी नीचे जा सकते हैं, इससे नीचे जितना भी, ठीक है। अब है एसेंडेंट। एसेंडेंट में कौन कौन आएंगे तो देखते हैं, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर, और इससे ऊपर जितना भी जाइए आप, फादर, ग्रैंडफादर, ट्रू ग्रैंडफादर, जितना भी चल जाइए। लास्ट है इसमें, लास्ट नहीं मतलब इसका तीसरा जो कैटेगरी है वो है कोलेटरल। कोलेटरल में आएंगे ब्रदर, फुल सिस्टर, कॉन्जेन्यून ब्रदर एंड सिस्टर एट्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए इससे आपको पता चला होगा एसेंडेंट। एसेंडेंट में आते हैं फादर, फादर बीच में रखा जाता है। देखिए फादर से ऊपर जितना भी गए, फादर से ऊपर जाइए, ग्रैंडफादर, फादर्स फादर, फादर्स फादर, फादर्स जितना जाइए तो ये एसेंडेंट के कैटेगरी में। उससे नीचे जितना भी जाइए, इसका जो बेटा है सन, तो सन हो गया, सन्स सन हो गया, सन सन्स हो गया, तो वो आ जाएगा डिसेंडेंट की कैटेगरी में। फिर कोलेटरल हो गया, जिससे भाई बहन का रिलेशन होता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, वो सब एक पैरेलल में होता है, इसीलिए उसे कोलेटरल कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग समपार्श्विक भी बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये कोलेटरल होता है रिलेशन। तो ये हो गया रेसिड्यूअरीज का। अब देखिए रेसिड्यूअरीज में भी कुछ कुछ और भी डिवीज़न किया गया है, पहले मैं बता देती हूँ। ये देखिए सिराजुआ, देखिए एक है सिराजुआ, उनके अनुसार रेसिड्यूअरीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है रेसिड्यूअरीज इन देयर ओन राइट्स, ठीक है, मतलब अपने स्वयं के अधिकारों में रेसिड्यूअरीज, इसमें वे सारे मेल आ जाएंगे जो अभी मैं बताई हूँ, ओके। सेकेंड कैटेगरीज है रेसिड्यूअरीज इन द राइट ऑफ नदर, दूसरे के अधिकार में रेसिड्यूअरीज। इसके अंतर्गत फीमेल्स आती हैं जो डिसीज्ड पर्सन की डॉटर जो शेयरर है उसके प्रॉपर्टी में, ओके। फिर भी अगर उस मृत व्यक्ति का एक बेटा भी है, देखिए अभी अभी शेयरर थी डॉटर, और अगर उसका बेटा है, बेटा नहीं है तब तक वो शेयरर है बेटी, अगर बेटा भी है तो वही बेटी जो एक सामान्य नियम के रूप में हिस्सेदार यानी कि शेयरर थी, अब वह रेसिड्यू बन जाएगी, ओके। और इसमें अब तीसरा कैटेगरी है रेसिड्यूअरीज विथ अदर्स, दूसरे के साथ रेसिड्यूअरीज, ठीक है। इसमें बताया गया है कि दिस शेयरर हु डू नॉट टेक देयर स्पेसिफाइड शेयर्स इफ अ रेसिड्यूअरी ऑफ इक्वल रैंक को एग्जिस्ट, दे आर कॉल्ड एज कुरानिक रेसिड्यूअरीज, ओके। देखिए बताया जा रहा है कि वैसे शेयरर जो अपने स्पेसिफाइड शेयर को नहीं लेते हैं, यदि इक्वल रैंक के रेसिड्यूअरी मौजूद हैं तो उन्हें कुरानिक रेसिड्यूअरीज कहा जाता है। डन हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमारा
लास्ट टाइप्स आता है डिस्टेंट किंडर्ड। डिस्टेंट किंडर्ड इसे हम यूटेरियन हायर्स भी बोलते हैं, ठीक है, यूटेरियन हायर्स। तो देखिए पहले जानेंगे कि डिस्टेंट किंडर बोलते किसे हैं। दिस कवर्स ब्लड रिलेशंस हु आर नाइदर शेयरर्स नोर रेसिडुअरीज। दस देखिए इसमें वैसे ब्लड रिलेशन शामिल हैं जो ना तो शेयरर हैं और ना ही रेसिडुअरीज, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आएंगे देख लेते हैं, कौन कौन आ रहे हैं वन बाय वन। देखिए डॉटर्स चिल्ड्रेन, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर्स चिल्ड्रेन, फुल ब्रदर्स डॉटर, फुल पैटर्नल अंकल्स डॉटर, पैटर्नल एंड मैटरनल आंट्स एट्सेट्रा। इन सब ये सारे आप नोट्स भी कर लेते हैं, ये सब कर लीजिए आप लोग ताकि आप लोग को हेल्प हो, याद कर लें इसे फुल कंप्लीटली। HW है आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब है कि इसमें और भी कुछ बातें हैं कि ऐसे व्यक्ति एक मृत मुस्लिम की संपत्ति में केवल शेयरर, हिस्सेदार और रेसिडुअरी के एब्सेंस में ही हकदार हो सकता है, अन्यथा नहीं। They succeed to the estate of a deceased Muslim only in the absence of sharer and residuaries. Okay? यानी कि जब रेसिडुअरी और शेयरर नहीं है उस सिचुएशन में डिस्टेंट किंडर्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और डिस्टेंट किंडर्ड में कौन कौन शामिल है तो यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, आप इसे देख लीजिए 2-4 बार, ठीक है, याद हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया डिस्टेंट किंडर्ड। अब इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ राड, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न, इसमें बताया जा रहा है कि जब हिस्सेदारों को उनकी रैंक यानी कि पात्रता के अनुसार हिस्सेदारों को अलॉट करने के बाद जो हिस्सा बच जाता है एंड बचा हुआ हिस्सा लेने के लिए कोई रेसिडुअरीज नहीं है, तो उस सिचुएशन में बचा हुआ हिस्सा दूर के रिश्तेदारों के पास नहीं जाएगा बल्कि वितरित किया जाएगा अमॉन्ग द शेयरर्स, बट इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स। रिवर्टर के इस अधिकार को रेड कहा जाता है, ठीक है। रिटर्न उसी को मिल रहा है, जो बच गया सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जो बच गया है हिस्सा वो दूर के रिश्तेदार में ना जा कर के रिटर्न जो है वो शेयरर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी शेयरर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ रिटर्न है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ राड है। ओके, where there is surplus residue left after allotting the shares to the sharer in accordance with their entitlements and there are no residuaries to take the surplus, the residue will not go to the distant kindred but would be distributed among the shares in proportion to their shares. This right of reverter is called rad. Okay, तो फ्रेंड्स देखिए ये था डॉक्ट्रिन ऑफ राड। तो यहाँ तक हम लोग जो थ्योरी पार्ट था वो देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में ये और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एकदम कन्फ्यूज़न टोटली क्लियर हो जाता है, और इसका यूज़ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर कोई फादर है, कोई व्यक्ति है जो डिसीज्ड पर्सन है, उसके जो रिलेशन है उसमें किस तरह से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये तो था थ्योरी पार्ट, अब देखेंगे प्रैक्टिकल पार्ट, वो है नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।